अस्सलाम वालेकुम जी एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन जी। जैसे कि आप गेल में हमारा ये जो आज का सेशन है, इसका टॉपिक है व्हाट इज हैंड फ्लैपिंग, रीजंस एंड सॉल्यूशंस। और इसको कंडक्ट करेंगी फातिमा बुतूल, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हैं। थैंक यू वेरी मच फातिमा कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एज ऑलवेज। एंड वी होप कि ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा हम सब के लिए। बिफोर मूविंग ऑन, मैं सिर्फ इंशाल्लाह। एक आध मिनट लेना चाहूँगा आप सबका। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने दोनों प्लेटफॉर्म्स को, सो दैट आपके थ्रू जिन लोगों तक पहुँचे उनकी भी हेल्प हो सके। सो वी बेसिकली हैव टू प्लेटफॉर्म्स। वन इज़ आवर वेबसाइट littlepuresouls.com. That is basically a directory website regarding schools, centers, facilities, professionals who are serving special needs or differently abled community across Pakistan. तो यहाँ पे किसी भी शहर में देखा जा सकता है कि कौन कौन से सेंटर्स, फैसिलिटीज और प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं बेस्ड ऑन द चैलेंज एंड द लोकेशन एज वेल। दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म है स्टार्स विद एज के, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे इन सेंटर्स के साथ जो हमारे सेशंस हैं, पेरेंट्स के साथ सेशंस हैं, प्रोफेशनल्स के साथ सेशंस हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल जो डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ जो सेशंस हैं वो भी अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो सेशंस हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, वेबिनार्स हैं, वो भी इस यूट्यूब चैनल पे देखे जा सकते हैं। इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमने रिसेंटली ट्रेनिंग्स, शॉर्ट ट्रेनिंग सेशंस भी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो कि अपनी अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज रखते हैं, उनके साथ शुरू किए हैं, जो कि बहुत फ्री भी हैं, पेड भी हैं। उन सब की इंफॉर्मेशन आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसके थ्रू भी मिल सकती हैं। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो हमारे जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, मैं अभी चैट बॉक्स में कॉपी कर दूंगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन। सो इफ इंटरेस्टेड तो वो वहाँ उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले जी, मैं सेशन की जो भाग दौड़ है वो फातिमा बतूल के हवाले करना चाहूँगा। उससे पहले सिर्फ एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि आपका जो भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या एट द एंड ऑफ हर टॉक आप अपने माइक्स अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। उससे पहले तक उनकी टॉक के दरमियान अगर आप अपने माइक्स बंद ही रखेंगे तो वो ज़्यादा आसानी होगी और डिस्टरबेंस भी क्रिएट नहीं होगी। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड ओवर टू यू फातिमा। Assalamu alaikum. I hope everybody is doing well. So this is Fatma Batul, occupational therapist. आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम पिकी ईटिंग वाले टॉपिक को आज पहले करेंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली ज्यादा लोगों ने चूज किया हैंड टैपिंग वाले टॉपिक को। सो हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रखेंगे कि वी हैव 1 आवर। तो इस 1 आवर में हम लोग इस तरीके से काम करेंगे कि हम स्टार्टिंग के जो हमारे पास समझ लीजिए 20 मिनट्स है, इसको हम लोग प्रेजेंटेशन पे रखेंगे, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि हैंड क्लैपिंग क्या है और हैंड क्लैपिंग किस किस तरह की हो सकती है और इसके भी क्या चीजें हमें नजर आती हैं। आफ्टरवर्ड्स हम लोग 10 मिनट्स रखेंगे एक्टिविटीज के, जिसके अंदर हम लोग 2 एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, जिससे हमें थोड़ा समझ आएगा, वही हमारी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी होगी। उसके बाद लास्ट के जो हमारे पास 10 to 15 मिनट्स रह जाएंगे, उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे, जिसके अंदर आप लोग अपने बच्चों से मुतालिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनके मुतालिक आपको जवाब दे सकूं। तो अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं कि व्हाट इज हैंड क्लैपिंग। सो बेसिकली जो हम ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के साथ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, और इसके साथ साथ जो आपके एडीएचडी बच्चे होते हैं, उनके अंदर आप ये नोटिस करते हैं कि वो अपने हैंड्स में हैंड्स की रिपीटेटिव मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, स्टेमिंग कर रहे होते हैं। समटाइम्स दे मूव देयर हैंड्स लाइक दिस, समटाइम लाइक दिस, समटाइम लाइक दिस, एंड समटाइम इन फ्रंट of their eyes, and sometimes do wiggling kind of things. So these are the movements that they are doing throughout the day, और वो इस तरह की movements को कर रहे थे, जिसको हमने नाम दिया है हैंड क्लैपिंग का, या हैंड स्टिमिंग का, या फिजिटिंग का, फिजिटिंग ऑफ हैंड्स, राइट, यानी रिपीटेटिव मूवमेंट्स। उसके बाद ये आता है कि ये कौन से बच्चों में कॉमन है। कामन साहब, मैं चाहती हूँ कि आप प्रेजेंटेशन को साथ साथ लगा दें।
ताकि हम उसको भी देख के चीजों को चलाते रहें। ठीक है। सो कौन से बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन होती है, तो हमें पता है कि एएसडी, सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंसेस जिनके अंदर होते हैं, एडीएचडी एंड ऑल द इंडिविजुअल्स जो प्रोप्रोसेप्टिव या वेस्टिबुलर इनपुट सीख कर रहे हो, या इसके अलावा कोई टेक्टाइल इश्यूज भी अगर वो देख रहे हो तब भी वो कर रहे होते हैं। इमोशनल रेगुलेशन जिनके साथ होता है वो भी इस चीज को फेस कर रहे होते हैं। सो व्हेन इज इट कंसर्न, ये बड़ा अहम सवाल है कि इसका कंसर्न कब इसको समझा जाए। क्योंकि जो हैंड फ्लैपिंग है, बेसिकली पहले ये समझने की जरूरत है कि हैंड क्लैपिंग होती क्यों है, और होती क्यों है, और ये भाई इसको करने से किसी भी इंडिविजुअल को क्या क्या फील होता है, और हमें क्यों इसको स्टॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या हो सकता है। सो बेसिकली जो बेसिक रीजंस हैं, जो पॉसिबल रीजंस हैं हैंड क्लैपिंग के, वो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं, प्रोप्रोसेप्टिव वेस्टिबुलर नीड्स होती है किसी इंडिविजुअल की। इसके अलावा जब कोई भी इंडिविजुअल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जैसे एक बच्चा है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया अपने किसी फेवरेट टॉय को देखकर, तो वो तब भी हैंड क्लैप कर सकता है। या फिर उसको कोई एंजाइटी, लेट्स सपोज इफ यू आस्क हिम टू डू सम टास्क और वो उसको करने से डर रहा है, तब भी उसको ये एंजाइटी हो सकती है, और उस एंजाइटी की वजह से भी वो हैंड क्लैप कर सकता है। इसके साथ साथ फ्रस्ट्रेशन, लेट्स सपोज कि आपने कोई टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है, आपने कोई हैंड राइटिंग स्टार्ट की हुई है, और वो ही इज ट्राइंग एंड यू आर ऑल्सो ट्राइंग, बोथ ऑफ यू आर ट्राइंग, और वो नहीं हो रहा है, लेकिन ही वांटेड टू डू बट नहीं हो पा रहा है, बार बार कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग, बट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से भी हम ये नोटिस करें कि हमें हैंड क्लैपिंग नजर आती है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसे हैंड क्लैपिंग निकाल रहा होता है। इसके अलावा जब आप अक्सर ये भी नोट करते हैं कि अक्सर बच्चे ना कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कुछ लोग कुछ बच्चे वर्बल होते हैं और कुछ वर्बल नहीं होते। जो वर्बल नहीं होते उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपनी बात को कम्युनिकेट करना। तो ऐसे में हम ये नोटिस करते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से हैंड फ्लैप कर रहे होते हैं, जब अपनी बात को समझा नहीं पा रहे होते, और समटाइम्स वो अपने इमोशंस को नहीं समझा पाते। लेट्स सपोज इफ ही इज फीलिंग सैड एंड इफ ही इज फीलिंग अपसेट, ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट यू बाय हिज इमोशंस। तो वो नहीं बता पा रहा होता, और जब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तब भी वो हैंड क्लैप कर रहा होता है। उसको बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है तब भी वो हैंड क्लैप कर रहा होता है। जब वो एक्साइटेड होता है हम देखते हैं तब भी वो हैंड क्लैप कर रहा होता है, विच मीन्स कि कम्युनिकेशन ऑफ इमोशन सही से प्रॉपर ना हो पाना, या नॉर्मली जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है या जो आपकी बातचीत वाली कम्युनिकेशन है वो ना हो पाने की वजह से भी हमें नजर आता है कि हैंड क्लैपिंग दिखती है। इसके अलावा सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स बेसिकली जो कोई भी इंडिविजुअल होता है सेंसरी तौर पर सीख कर रहा होता है, और वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो मूवमेंट्स करता है। जब वो अपने, लेट्स सपोज इफ आई एम मूविंग माई हैंड लाइक दिस, सो आई एम रिलीजिंग माई प्रेशर फ्रॉम माई हैंड, तो वो बच्चा अपने हाथ से उस प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है समटाइम्स। तो ये चीजें होती है, बारीक से फर्क होते हैं। उसको समझना होता है कि जब वो हैंड क्लैप कर रहा है तो उस वक्त सिनेरियो क्या था, उससे पहले क्या हुआ था, और किन हालात में उसने हैंड क्लैपिंग की थी, ताकि हम ये समझ सकें कि ये जो हैंड क्लैपिंग है वो कोई सेंसरी बिहेवियर है, कोई इमोशनल रेगुलेशन है, कम्युनिकेशन गैप है, कोई एक्साइटमेंट एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन है, या कोई और चीज है। समटाइम्स डेवलपमेंटल डिलेज और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी हैंड क्लैपिंग पाई जाती है। तो ये भी कुछ एक आध रीजन है जिनकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि हैंड क्लैपिंग किन वजूहात की बिना पर होती है। अच्छा, अभी सवाल आता है कि भाई हैंड क्लैपिंग हो रही है, समटाइम्स हम किसी मॉल में हैं, समटाइम्स हम किसी दावत में हैं, और समटाइम्स हम किसी ऐसे इवेंट में जहां पर, मतलब बीइंग अ पेरेंट, समटाइम्स पेरेंट डजंट वांट देयर चाइल्ड टू फ्लैप देयर हैंड्स ऑल द टाइम, बिकॉज जो उसके उनके सराउंडिंग के लोग हैं वो इस बारे में बातचीत करते हैं और उस चीज को ना समझते हुए तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो उनके लिए काफी तकलीफ दे साबित होता है। तो वो रोक देना चाहते हैं, और उसको वो चाहते हैं कि बस ये खत्म हो जाए। तो ये हमें समझना जरूरी है कि व्हेन टू एड्रेस हैंड क्लैपिंग इफ इट interferes with daily life। जैसे मिसाल के तौर पर, if it is the time of handwriting, right? हैंड राइटिंग का टाइम है और वो काम नहीं कर पा रहा है और वो इंटरफेयर कर रही है उसकी हैंड क्लैपिंग, तब हम लोग इसको स्टॉप करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि वो किसी सोशल ग्रुप में है, लेट्स सपोज इट ही इज प्लेइंग कैच एंड थ्रो, राइट, एंड ही इज लेट्स सपोज ही कैच द बॉल, ठीक है, ही कॉट द बॉल, और व्हेन ही हैज दैट कैच इन हिज हैंड, तो ही वाज लाइक, ही वाज वेरी एक्साइटेड, और फिर उसने हैंड क्लैप करना शुरू किया, बट उसके बाद अब टर्न आएगी ना कि उसने दूसरे बच्चे को थ्रो करनी है बॉल, और उससे पहले वो कर नहीं पा रहा है। तो ऐसे में हमें नजर आता है कि भाई हैंड क्लैपिंग आ रही है, तो यहाँ पर हमें रोकने की जरूरत है। यानी कोई भी चीज जो उसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को इंटरफेयर करे जब वो फंक्शनली परफॉर्म कर रहा हो। ऐसे नहीं है कि मिसाल के तौर पर हम घर में
हर वक्त उसको रोकना और टोकना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने समझाया, मैं फिर से समझाऊंगी कि हम नोटिस करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल उसके ऑक्यूपेशन में, जैसे कि उसका स्कूल और उसका प्ले, अगर इंटरफेयर कर रहा है और वो अनएबल है फोकस करने में, तो हम इसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त हमारा कंसर्न होना चाहिए कि हम इसको अब किस तरह से रोकें। उसके बाद फिर दूसरा होता है कि सेल्फ इंजरी। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, वो इतना ज्यादा हैंड क्लैप करते हैं कि इन्हें आइडिया नहीं होता कि उनका हैंड इन्वायरमेंट में किस ऑब्जेक्ट के साथ जाके टच हो रहा है। समटाइम्स वो वुडन ऑब्जेक्ट के साथ जाके लग जाता है, समटाइम्स वो उन्हीं की फिंगर्स उनकी आंखों में चली जाती हैं, समटाइम्स उनकी कोई शार्प ऑब्जेक्ट लग सकता है। तो जब हमें इस तरह की चीजें नजर आए ना कि बहुत ज्यादा हो गए, वी आर अनएबल टू कंट्रोल इट एंड ही इज नॉट एबल टू सेल्फ रेगुलेट इट, तब हमें थोड़ा सा इसको मॉडरेट फॉर्म के अंदर कम करवाने की जरूरत होती है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि और जब बच्चा किसी और सराउंडिंग्स के अंदर हो और इंजरी से फंस जाता हो, तब तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ बिहेवियर ट्रिगर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट समथिंग एंड इफ यू डिडंट गेट इट, और तब वो हैंड फ्लैप कर रहा है, तो तब भी हमें उसको ये समझाना है कि इफ यू वांट समथिंग यू यू नीड टू डू अ प्रॉपर रिक्वेस्ट, बट यू कैन नॉट डू हैंड फ्लैपिंग ऑल द टाइम। ये कुछ तीन चार चीजें होती है जिसके अंदर हमने लाजमी तौर पर ख्याल करना है कि कहाँ हमने एड्रेस करना है। अब आता है कि हैंड फ्लैपिंग को रिड्यूस कैसे किया जाए। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, और समटाइम जब मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं तो मैं उनसे पहले तो ये हिस्ट्री लेती हूँ कि भाई आपका बच्चा जब हैंड क्लैप कर रहा था तो तब क्या हो रहा था। उसके अलावा फिर मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आप लोगों ने और क्या क्या चीजें नोटिस की। इफ आई फाउंड कि इफ ही इज डूइंग हैंड क्लैपिंग टू रिलीज हिज एंजाइटी, so maybe I will not ask them to stop it, right? But if I found it कि if he is doing it more than enough और वो इतना ज्यादा कर रहा है कि जिससे उसको खुद को नुकसान पहुंच सकता है, तो वहां पर मैं लाजमी तौर पर पेरेंट्स को कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताती हूँ जिसके थ्रू हम इसको कम करते हैं। तो जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेटेजीज होती है उसमें इंक्रीज स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटीज होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेट बेरिंग और वेट लिफ्टिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज का एक शेड्यूल बना देते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा होता है, उसका सुबह से लेके सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर शेड्यूल होता है। वो स्ट्रक्चर शेड्यूल उसको हेल्प करता है उसकी रोजमर्रा के होने वाले टास्क को कंप्लीट करने में। तो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज को इंक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड कर देते हैं, जैसे समझ लीजिए कि हम लोग, आप, क्योंकि हम घर के इन्वायरमेंट को मैं टारगेट कर रही हूँ, तो लेट्स सपोज आपके पास घर में डंबल्स नहीं है, आपके पास एंकल एंकल या वेस्ट कफ्स नहीं है, या वेटेड कोई चीज नहीं है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, आप पानी की बोतल जो छोटी वाली होती है उसके अंदर आपने सैंड डाली और उसको बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉर्म में अलाइन कर दिया। उसके बाद आप यू कैन आस्क पिक इट अप, तो ये वेट बेरिंग एक्टिविटी हो जाएगी जिससे उसके हाथ को अप्रोप्रिएट प्रेशर मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ हम फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं वेट बेरिंग वाली, जैसे कि व्हील बैरो पोजिशन होती हैं, कोबरा स्ट्रेचेस होते हैं, आपकी क्रोलिंग वॉक्स होती हैं, व्हीलबैरो वॉक्स होती हैं। ये वो वॉक्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं, काउ पोजेज होते हैं। ये वो सारी चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी के ऊपर प्रॉपर प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट प्रोवाइड कर देती है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी को चैनलाइज करती है, और हैंड पे भी उसको अप्रोप्रिएट प्रेशर मिल जाता है जिसकी वजह से हैंड क्लैपिंग थोड़ी कम हो जाती है। उसके अलावा हम देखते हैं प्रोवाइड अल्टरनेटिव वेज टू एक्सप्रेस इमोशंस। समटाइम्स व्हेन ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस, तो तब ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो हमें ऐसे में अपने बच्चे के इमोशनल कप को भरने की बहुत जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इज गेटिंग अपसेट एंड इफ यू नोटिसिंग दैट पॉइंट, तो आपको वहां पर उसको जाके काम डाउन करने की जरूरत है। अगर वो आपसे हक मांग रहा है तो आप उसको हक दे सकते हैं, समटाइम्स उसको इमोशनल कार्ड्स कर सकते हैं। अभी हम आगे जाके इमोशनल चार्ट भी करेंगे जिससे हमें हेल्प मिलेगी उनके इमोशंस को मजीद समझने में। तो इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा तक के लिए पॉज करती हूँ। तो ये चीजें हमें लाजमी तौर पर इसको एड्रेस करना है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रीडायरेक्टिव फंक्शनल हैंड यूज। अच्छा, दिस इज ऑल्सो बिहेवियर अप्रोच। इसके अंदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक भी है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ इज फ्लैपिंग हिज हैंड, हम कहते हैं ओके रब हैंड्स, यानी वो जो एक फ्लैपिंग हैंड होता है उसको हम लोग अल्टरनेट बिहेवियर से रिप्लेस कर देते हैं, अल्टरनेट मूवमेंट से। अल्टरनेट मूवमेंट से रिप्लेस हम सिर्फ एक ही उससे नहीं करेंगे। लेट्स सपोज यू आर नॉट ओनली लाइक ऑल द टाइम गोना आस्क rub your hands. Sometimes you're gonna ask clap. Sometimes you're gonna ask tap. Sometimes you're gonna ask knock. Sometimes you're gonna ask कि push the wall. ठीक है, ये अल्टरनेट मोटर मूवमेंट्स हैं जो आप बच्चे के साथ ऐड करेंगे, जो जब आप नोटिस करेंगे कि ये बिहेवियर स्ट्रेटजीज, ये बिहेवियर किसी बिहेवियर की वजह से आपको देखने को मिल रही है,
वहां पर अल्टरनेट चीज आपने उसको प्रोवाइड करनी है। तो ये अल्टरनेट स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसके ऊपर बेसिकली आप काम करते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है कि आप अपने बच्चे के हैंड्स को इस तरह से पकड़कर जेंटली प्रेस भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पकड़ा हो, ये फिंगर टिप्स के साथ जेंटली प्रेस कर सकते हैं। इनिशियली आप कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने बच्चे का हाथ ही, लेट्स सपोज दिस इज द किड्स हैंड एंड दिस इज योर्स, तो आप उसी के हाथ से उसके दूसरे हाथ को इस तरह से प्रेस करा सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आपने दोनों हैंड्स को सिर्फ ज्वाइन करके आस्क हिम टू होल्ड इट टाइटली। व्हेन ही इज गोना होल्ड इट टाइटली ही फील्स रिलैक्स, राइट। तो ये चीज आप इसके साथ ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि सोशल स्टोरीज एंड विजुअल कार्ड। सोशल स्टोरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जब क्योंकि ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, कॉग्निशन लेवल बहुत अच्छा होता है। कुछ का कॉग्निशन लेवल थोड़ा सा पुअर होता है, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो आप उनसे इस बारे में बात भी कर सकते हैं कि वी कैन नॉट क्लैप द हैंड्स ऑल द टाइम, इट्स नॉट, बट व्हाट वी कैन अल्टरनेटिवली। और इसके अलावा हम कोई नॉर्मल सोशल स्टोरीज भी कर सकते हैं जो हमें यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाती हैं, उनकी भी हम यूज कर सकते हैं। और साथ में हम घर में बैठ के भी आपस में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि अपने घर की चीजों से रिलेटेड। ये हैंड क्लैपिंग हम जब किसी फंक्शन में हो तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इट विल फील बैड। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हमें वहां पे अल्टरनेट अप्रोच भी इंट्रोड्यूस वहीं उसी सोशल स्टोरी को करते हुए करा देनी होगी। विजुअल शेड्यूल्स हम बता सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की शेड्यूल में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, तब भी उसकी हैंड क्लैपिंग होती है। तो हम उसके लिए विजुअल शेड्यूल्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जिससे उसे इल्म होगा कि मुझे पहले ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, और उसके बाद फिर मुझे ये काम करना है। तो उसको अपने टास्क के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ टू रिड्यूस हैंड क्लैपिंग विद टूल्स। विद टूल्स हमारे पास बेसिकली जिसकी हम बात करते हैं ये होती हैं सेंसरी फिजिट टॉयज। स्क्विशी बॉल्स हो सकते हैं, टेक्सचर टॉयज हो सकते हैं। अच्छा, हमारे पास रिस्ट कप्स हो सकते हैं, हमारे पास वेटेड ग्लव्स हो सकते हैं, प्रेशर ग्लव्स हो सकते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस थेराबैंड, आप लोग अगर आप लोग वाकिफ हो तो थेराबैंड उसके थ्रू हम करवा सकते हैं। इसके साथ साथ थेरापति है उसके थ्रू हम करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है ओटी के अंदर हम लोग कुछ हैंड एक्सरसाइजेस के लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, विच इज कॉल्ड ग्रिपर्स। तो आप वो ग्रिपर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उसे अप्रोप्रिएट प्रेशर मिल जाएगा। तो ये कुछ तीन चार चीजें हैं जिसकी थ्रू आप अपने घर में एक किट बनाएंगे जो उस बच्चे के लिए अवेलेबल होगी, और जिसकी वजह से उसकी आसानी होगी कि वो उन टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी हैंड फ्लैपिंग को किसी हद तक कम कर पाएगा। अच्छा, इस वाली स्लाइड के अंदर हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हमें नजर आ रही हैं कुछ ग्रिपर्स नजर आ रहे हैं, कुछ एंकल वेट्स नजर आ रहे हैं, और कुछ हमें इसके अलावा नजर आ रहा है कि हमारे पास थेरा बैंड है। सो बेसिकली जो आपको किट नजर आ रही है हैंड ग्रिपर्स की, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको इजीली होल्ड करा सकते हैं। इसमें आप इसको यूज करने के लिए कोई भी ऐसी साइंस की जरूरत नहीं है, बस आपने इंटेंसिटी का ख्याल रखना होता है। So let's suppose you can start with the minimum count for 20 seconds. Am I audible to all? अच्छा, Yes, so यस। ma'am. ठीक है, थैंक यू सो मच। सो ये जो ग्रिपर्स हैं इनका इस्तेमाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एंकल सॉरी ये रिस्ट, बच्चे ने रिस्ट कफ पहना हुआ है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, रिस्टबैंड के अंदर हम इसको डिफरेंट तरीके से बना लेते हैं। ये स्टैंड का भी होता है, और इसके अंदर समटाइम्स हम इसको, मैं जो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि सबके लिए ले पाना मुश्किल हो जाता है, तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स कि वो इसको बेसिकली अपने घर में अगर कोई जीन्स का पुराना कोई कपड़ा मौजूद हो तो उसके अंदर एक आप प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग के अंदर कुछ स्टैंड को लेकर उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। वो आप उसको बना सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें 0.5 kg के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं और 1 kg के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग रूम में होगी। तो ये इसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आप जब इसको पहनाना शुरू करेंगे ना, तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब भी हम एंकल कफ पहनाते हैं तो कभी भी हम दोनों हाथों में एक साथ नहीं पहनाते, कि ऐसा ना हो कि हम दोनों हाथों में पहना दें और फिर बच्चा मजीद फ्रस्ट्रेटेड हो जाए और उसकी वजह से मजीद बिहेवियर आना शुरू हो जाए। तो आप इनिशियली क्या कर सकते हैं, 0.5 kg का किसी एक हाथ में पहना दें, और उसकी भी टाइम ड्यूरेशन देख लें कि आप 5 मिनट पहना रहे हैं या 10 मिनट पहना रहे हैं। उसके बाद आप देखें ही इज फीलिंग बेटर, ही इज फीलिंग रिलैक्स, तो फिर आप उसको रिमूव कर दें। हमने इस अप्रोच को ये समझ के नहीं करना कि क्योंकि इस अप्रोच से हमें दिख रहा है कि उसको बार बार प्रेशर मिल रहा है,
तो हम ऑल द टाइम इसी को प्रैक्टिस करते रहेंगे, नहीं, इसको हम तब यूज करेंगे जब हमें लगेगा कि नथिंग इज वर्किंग, सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस वन। तो ये तब हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपने ख्याल करना है। इसके अलावा थेराबैंड है, थेराबैंड आप बच्चे को नॉर्मली भी दे सकते हैं, वो इसको जब स्ट्रेच करेगा तो ऑटोमेटिकली ही विल फील रिलैक्स, ठीक है। तो इन चीजों का आपने थोड़ा सा बस ख्याल रखना है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारी टूल किट हम भी बनवाते हैं और हम पेरेंट्स से भी कहते हैं भाई आप भी बनाएं। और आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो टूल किट एक तो आपके साथ आपके बच्चे की मौजूद होगी, और दूसरा आपको आसानी भी होगी। सो ये टूल किट हम लोग बनाते हैं हैंड क्लैपिंग को रिड्यूस करने के लिए, और इसको बनवाने का अहम मकसद सेंस एंड बिहेवियर, जो सेंसी मेल्टडाउन, बिहेवियर मेल्टडाउन, इमोशनल मेल्टडाउन होते हैं, उसको खुद से सेल्फ रेगुलेट करवाना होता है। और उसके लिए सम यूजफुल जो सेंसरी टूल हम लोग ऐड करेंगे, उसमें हम करेंगे फिजिट टॉयज, जिसके अंदर स्पिनर हो सकते हैं, पॉकेट हो सकता है, स्ट्रेस बॉल्स हो सकती हैं। उसके बाद हम लोग सेंसरी टूल में हमारे पास कुछ ट्यूब्स भी हो सकती हैं। समटाइम्स बच्चे ओरल सेंसरी प्रेशर सीख कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से भी वो लोग हैंड क्लैपिंग कर रहे होते हैं, तो उनको क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत फील होता है, जिसकी वजह से वो नहीं बता पा रहे होते हैं, तो समटाइम्स अगर आप उन्हें ओरल ट्यूब ऑफर कर देते हैं तो दे फील रिलैक्स विद दैट। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वेटेड ब्लैंकेट से आप सब लोग वाकिफ होंगे, जो लोग नहीं वाकिफ होंगे तो वेटेड ब्लैंकेट बेसिकली एक ब्लैंकेट होता है जिसके अंदर थोड़ा सा वेट होता है, और उसका वेट अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑफ योर चाइल्ड वेट के हिसाब से हम लोग करते हैं। जितना आपके बच्चे का वेट होगा उसके हिसाब से उसकी कुछ कैलकुलेशन के बाद हम लोग वो रिकमेंड करते हैं पेरेंट्स को कि वो यूज कर सकते हैं। तो उसको आप बच्चे की लैप में रख सकते हैं, उसके बच्चे को आप फोल्ड कर सकते हैं, या उसको उसके हाथ को भी उसके अंदर थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, जिससे उसको डीप प्रेशर स्टिमुलेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास होती है थेरापी। थेरापी से आप सब लोग वाकिफ होंगे, और थेरापी जिन लोगों के पास मौजूद नहीं है वो काइनेटिक पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास काइनेटिक पट्टी भी मौजूद नहीं है तो आपके घर में आटा मौजूद होगा, आटे का आप डो बनाइए, डो बनाने के बाद उसको थोड़ा सा सख्त रखिएगा। सख्त रखने के बाद आप अपने बच्चे के हाथ में या अपने हाथ में भी हल्का सा तेल लगा सकते हैं, ताकि वो बार बार हाथ पे चिपके ना। और उसके बाद आप जो सख्त आटा गूंद के उसको देंगी, आपने उसके साथ कुछ मूवमेंट्स करनी है। तो हम कुछ जो मूवमेंट्स करेंगे मैं आपको थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ। तो let's suppose I have therapy in my hand, so I'm gonna stretch it first, right? तो हमें स्ट्रेच करा सकती हूँ। उसके अलावा फिर होता है पिंचिंग, तो मैं पिंच करा सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा फिर होता है रोलिंग, तो मैं बच्चे को थेरापी को रोल करा सकती हूँ, ठीक है। ये कुछ 3-4 थेरापी से होने वाली एक्टिविटीज हैं जो आप करा सकते हैं। आपके घर में थेरापी मौजूद नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने घर में मौजूद आटे की मदद से भी इसको करा सकते हैं। और आटे की इंटेंसिटी आपने थोड़ा सा हार्ड रखनी है, सख्त हो, ताकि वो जब उससे मूवमेंट कर रहा हो तो उसको आसानी हो सके। तो जो भी वो मूवमेंट परफॉर्म करे वो उसके लिए उतनी ही पर्पसफुल हो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपने ख्याल करना है। कुछ होता है हैंड मसाजेस एंड वाइब्रेटिंग टॉयज। अच्छा, ये बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास मसाजर्स होते हैं, उन्हीं मसाजर्स को हम बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको उनके हैंड में मिल रही होती है। अब जो बहुत ज्यादा मार्केट में मिलने वाले मसाजर्स हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है, तो वो वाले तो हमने इतना ज्यादा डायरेक्टली बच्चे के हाथ हाथ पे इस्तेमाल नहीं करना। मगर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास कह लीजिए जो आपके वाइब्रेटिंग टूथ ब्रशेज होते हैं, वो आप उनको हाथ में होल्ड करा सकते हैं। तो उससे जो है ना उसको वो प्रेशर मिल जाएगा। या अगर आप मसाजर के साथ करना चाहते हैं तो तब आपने क्या करना होगा कि आपने बेसिकली भाई, नो बडी प्लीज माइंड, आई हैव जायनमाज राइट है, तो मैं उसके साथ ही थोड़ा सा करके दिखाऊंगी आपको। ये जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, तो बेसिकली जायनमाज की आपको तह दिख रही होगी कि ये काफी मोटी है, ठीक है। तो मैं ये हाथ को इसके अंदर डबल तह कर लूँ, इतनी तह, कम से कम ये मेरा हाथ इतना कवर हो जाए, और उसके बाद इसके ऊपर मसाजर अप्लाई करूंगी। डायरेक्टली अप्लाई नहीं करूंगी, ताकि कोई इंजरी होने के चांसेस कम से कम हो। तो डायरेक्टली जो मसाजर्स होते हैं जो बहुत तेज फ्रिक्वेंसी के होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर वाले होते हैं, उनको डायरेक्टली बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं करते। हमेशा उसको पहले कवर करके सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए फिर इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो आसान हल ये है कि आप जो वाइब्रेटिंग टूथब्रशेज होते हैं उनको भी हाथ में पकड़ा सकते हैं, उससे भी उनको वही इनपुट मिलेगा जो उनको उससे मिलेगा, अदर मसाजों से। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है।
और नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा सा इंडिकेट कर रही है कि सेंसरी टूल किट किस तरह की दिख सकती है। तो आप कोई एक बास्केट बना सकते हैं, आप कोई बॉक्स बना सकते हैं जिसके अंदर आप स्क्विशी बॉल डाल सकते हैं, आप थेरापटी डाल सकते हैं, आप उसके अलावा उसके अंदर मसाजर डाल, इसके अंदर एक मसाजर आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लू से कलर का थेरापटी के बिल्कुल साथ रखा हुआ है। तो ये वाले मसाजर का भी इस्तेमाल अक्सर लोग कर लेते हैं और ये भी काफी फायदेमंद होती है। ये स्पाइकी बॉल आपको डार्क ब्लू कलर की नजर आ रही होगी, तो ये भी काफी फायदेमंद रहती है समटाइम्स। तो इससे भी बड़ा बच्चों को बेहतर महसूस होता है। फिजिट टॉयज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, स्पिनर्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जिससे आपके बच्चे को हैंड फिजिटिंग कम करने में मदद मिल सकती है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो अब होता है बिहेवियर एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी एड्स, हम क्या दे सकते हैं। तो विजुअल शेड्यूल्स, विजुअल शेड्यूल क्या होता है, बेसिकली हम बच्चे को ये बता रहे होते हैं उस पूरे थ्रू आउट द डे चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका कब टाइम है तो उसको पता हो, उसका स्कूल टाइम है तो उसको पता हो, उसका स्टडी टाइम है तो उसको पता हो। क्योंकि जब आप वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते ना, तो ये समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि वो आपको, अगर लेट्स सपोज ही वांटेड टू गो फॉर टी और वो आपको नहीं बता पा रहा है कि ही वांटेड टू गो फॉर टी, और वो आपको बताना चाह रहा है, तो फिर आपको वहां पे एजिटेशन नजर आएगी, आपको दिखेगा बच्चा एंशियस हो रहा है। तो अगर वहीं पे वो विजुअल कार्ड का इस्तेमाल कर रहा होगा, तो वो आपको इजीली कम्युनिकेट कर देगा कि भाई उसको टॉयलेट टॉयलेट टाइम रिक्वायर है और ही वांटेड टू गो फॉर टी। तो आप समझ पाएंगे ये बात। लेट्स सपोज इफ ही इज हंग्री एंड ही कैन नॉट टेल यू, अगर विजुअल कार्ड मौजूद होगा फूड का, तो ही कैन गिव दैट कार्ड टू यू एंड यू कैन गेट दैट पॉइंट। इससे उसको आसानी हो जाएगी। स्लीप टाइम, एंड ही इज फीलिंग टायर्ड, ही इज फीलिंग सैड, ही इज फीलिंग अपसेट। तो ये जो विजुअल शेड्यूल्स होते हैं या विजुअल कार्ड्स होते हैं, हम इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। और इससे पहले तो प्रैक्टिस रिक्वायर होती है फॉर श्योर। प्रैक्टिस के बाद फिर बच्चे सीख जाते हैं। इट टेक्स टाइम, बट इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन बच्चे बहुत आराम से समझ भी जाते हैं, उनको समझ आ जाती है बात। तो उसके बाद फिर होता है कि टाइमर्स, हम टाइमर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा हैंड फिजिटिंग की आदत होती है, तो हम लोग उनके टाइम्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर हम बिहेवियर रिडक्शन टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल इंटरवल सेट कर लेते हैं कि हर 1 घंटे बाद 5 मिनट के लिए कर सकते हो, या 1 घंटे के अंदर 5 दफा कर सकते हो, तो थ्रू आउट द टाइम नहीं करना। तो हम टाइमर लगा देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मोबाइल में जो टाइमर लगाऊंगी, मैं हर 10 मिनट के बाद का टाइमर लगा दूंगी फॉर 5 मिनट्स। तो जैसे ही 5 मिनट अप होंगे, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि अब मैं फिजिटिंग कर सकता हूँ। या जैसे वो 10 मिनट्स अप होंगे, तो उसको पता होगा कि 5 मिनट की फिजिटिंग मुझे अलाउ है। इस अलाउ करना भी क्यों जरूरी है, क्योंकि वो जो अंदर फील कर रहा है उसको निकालना है। अगर फ्रस्ट्रेशन अंदर ही रहेगी तो ही फील वेरी अपसेट अबाउट इट, और फिर वो सैड हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, और फिर बिहेवियर्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। सेंसरी नीड्स बढ़ जाएंगी। वो एडीएस तौर पर तमाम तमाम तर मामला में डिपेंडेंट ज्यादा हो जाएगा, और आप ये समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या रहा है। तो हर किसी को कोई ना कोई आउटलेट जरूर दरकार होता है। ये इन बच्चों का आउटलेट भी होता है। तो हमें उस हद तक सिर्फ इसके ऊपर काम करना है जहां तक हम उनको मदद कर सकें कि वो अपने आउटलेट को बिल्कुल निकाल दें, अपनी एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल दें। लेकिन जहां हमें लगता है कि ज्यादा है, सिर्फ वहीं पे हमने रोकना। ठीक है। इसके अलावा टोकन बोर्ड्स भी हम यूज करते हैं। अच्छा, दिस इज एबीए टेक्निक बेसिकली, जिसके अंदर हम टोकन इकोनॉमी को यूज करते हैं। हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल, इफ किड्स लव टू प्ले विद बॉल, इफ ही लव्स टू प्ले विद बबल्स, तो हम इस तरह से सेटल करते हैं कि जो हमने सोशल स्टोरी में मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम इस बारे में बात करेंगे और उनको सिखाएंगे और समझाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो उसी सोशल स्टोरीज में हम ये बताएंगे कि यू कैन नॉट fidget your hands all the time, you cannot do like this. If you are not doing that thing for up to 5 times, I will give you your bubbles. If you not do it for the one time, you will earn your 1 star. If you're not doing it for the second time, you will earn 2 stars, then three, then four, then five. And when you complete your all 5 stars, you will get your bubbles. गेटिंग का पॉइंट, टोकन इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस कराकर भी हम बच्चों के साथ ये चीज सॉरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे उनकी जो हैंड फिजिटिंग है वो किसी हद तक कम हो सकती है। इसके बाद हमारे पास जो अल्टरनेट मोटर एक्टिविटीज में स्ट्रेस बॉल्स में, हैंड ग्रिपर्स है जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, थेराबन रेजिस्टेंस बैंड्स में, टेक्टाइल सेंसरी गेम्स, एंड यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर में एक बाउल बना लीजिए या एक बॉक्स बना लीजिए जिसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के टेक्सचर बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएंगे। अच्छा, मैं बेसिकली क्या करती हूँ अपने पास सेंटर में, मैं अपने पास जो हमारे पास प्लास्टिक बैग्स होते हैं जिपर्स वाले, उसके अंदर राइस, सैंड, पल्सेस, इसके अलावा जो ग्रास है, जो इस तरह के टेक्स पेबल्स हैं,
जो ये जो जो टेक्सचर्स होते हैं ना, इनको अपने साथ में रखते हैं। सॉल्ट हो गया, समटाइम्स शुगर हो गया, ये वाले टेक्सचर्स होते हैं, इनको उन पाउचेस में बना के अपने पास रखते हैं। और वो जो बॉक्स होते हैं उसके लिए उनको फ्री हैंड मूव करनी होती है। तो फ्रीली हैंड मूव कर लेते हो क्योंकि टेक्टाइल सीख कर रहे होते हैं, तो दे फील वेरी रिलैक्स। और वो अल्टरनेट तरीका भी है उनकी हैंड फ्लैपिंग को बहुत ही मॉडरेट तरीके से और अप्रोप्रिएट मैनर के अंदर रिलीज करा देने का। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत आराम से आप लोग घर में बना सकते हैं, इसके लिए कोई भी ऐसी मुश्किल आपको पेश नहीं आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास से, अच्छा जी, अब एक्टिविटी 2 है आप लोगों के पास। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग एक पेपर और पेन अपने पास जरूर रखिएगा। तो इस 5 मिनट्स के अंदर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चे को जहन में रखते हुए कोई भी 5 आइटम्स उस पेपर पे लिखें, और लिखने के बाद इसकी पिक्चर को हमारे ग्रुप में शेयर करें। तो आप लोगों के पास इसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स है। ठीक है, तो योर गाइस टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप लोगों के लिए भी टाइमर ऑन कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी टाइमर से याद रहे कि हाउ लॉन्ग यू गाइस कैन डू दैट। ओके, इट्स राइट हियर। क्योंकि आप लोग का 1 मिनट जा चुका है तो मैं 4 मिनट का टाइमर ऑन करूंगी। तो गाइस टाइमर इज स्टार्ट। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मैंने कहा है कि आप लोगों ने अपने बच्चों को जहन में रखते हुए उनके लिए टूल किट बनानी है। टूल किट क्या होगी, जिसके अंदर जब वो हैंड फिजिटिंग करें उसमें से कोई आइटम उठाएं और अपने आप को रिलैक्स कर लें, उसको यूज करना अल्टरनेटिवली। तो आप लोगों के पास 5 मिनट है। कोई भी ऐसे 5 आइटम जहन में जो भी आपको आ रहे हैं, आपके घर में मौजूद है सब कुछ, उसको जहन में रखते हुए आपने उनको इनलिस्ट करना है पेपर पेन से। तो पेपर पे आप लिखिए और उसके बाद उसको आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। या अगर ये चैट बॉक्स में भी तो लिख सकते हैं। यस, दे कैन राइट इन द चैट बॉक्स एज वेल। हमने 5 आइटम्स लिखने हैं सबने, तो कोशिश करें कि आपके 5 आइटम्स ही हों और ये सब कुछ आपके घर में मौजूद है। ये देखें, हमारा जो कोई भी जो इंडिविजुअल होता है ना, उसको किसी ना किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट जरूर होता है। और अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो हम इसी के ऊपर तो काम करते हैं। और हम उन्हें क्या करते हैं, रोजाना की बुनियाद पर उस चीजों का एक्सपोजर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर जब हम प्रोवाइड करते हैं तो वो इंडिविजुअल उन चीजों के साथ फेमिलियर हो जाता है और फिर खेलना शुरू कर देता है। तो आप सिर्फ ये सोचें कि आप आइटम कौन से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आइटम रखें। उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर उसको एक्सपोजर दें। बेशक वो पहले दिन नहीं खेलेगा, दूसरे दिन नहीं खेलेगा, तीसरे दिन नहीं खेलेगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ही स्टार्ट्स यूजिंग दोज आइटम्स। आई रियली लाइक द आइडिया ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। कॉइन्स हम नहीं इंट्रोड्यूस करा पाएंगे और शायद पेन भी नहीं, क्योंकि उससे चोट लगने के नुकसान खदशात ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि जब हैंड फिजिटिंग होती है उस वक्त रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, उस वक्त ये आइडिया ही नहीं होता कि हैंड कहाँ मूव कर रहा है। आप लोग के पास 12 सेकंड मजीद है। कामरान साहब, आपकी कोई चीज नहीं आएगी, आपने भी लिखना है। मैं किसके बच्चे के मुताबिक लिखूं? आप अपने मुतालिक लिख लें, आप रिलैक्स भी फील कर सकते हैं। ओके जी, टाइम इज अप। अच्छा जी, सो ध्यान में रखना है, हम कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। कॉइन्स, पेन्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स या पेंसिल्स हम यूज नहीं करेंगे, ये चीजें नुकसान दे सकती हैं। इसकी जगह हम लोग बबल बबल पाइप्स आपको दिखाई देते हैं, वो ट्यूब पाइप्स होते हैं बेसिकली, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग प्लेडो, जो किसी ने कहा बहुत अच्छा कहा, प्लेडो था, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थेरापिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शेविंग फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्टाइल के लिए टेक्सचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कलरिंग कर सकते हैं। कलरिंग कलरिंग से भी आपको पता है बड़ा फायदा होता है। कलरिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्लास्टिक सीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्लास्टिक वाली सीजर होती है उससे ओपन एंड क्लोज इस तरह से प्रॉपर हो सकता है। और हैंड ग्रिपर्स की हमने बात की थी, तो हैंड ग्रिपर्स ऐड कर सकते हैं। इरेजर को हम लोग उसके साथ ऐड कर सकते हैं। बोर्ड मार्कर को हम ऐड कर सकते हैं।
तो इस तरह की चीजें जो नुकसान नहीं देंगी, वो सारी वो चीजें हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं और जिससे बच्चों को बड़ा फर्क पड़ेगा। क्लोथिंग पैक, यस, क्लोथिंग पैक को हम ऐड कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो गोना बी वेरी हेल्पफुल। यस, स्लैम भी हम ऐड कर सकते हैं। मिलबार तो बहुत अच्छा रिसोर्स है कि हम उसको ऐड कर सकते हैं। सो आई कैन सी दैट कि बहुत अच्छी चीजें आप लोगों ने लिखी हैं, मगर थोड़ा सा बस हमने ख्याल करना है कि हम इन चीजों को नहीं ऐड कर सकते। ये स्क्विशी बॉल्स हम लाजमी ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ हम ये रिसोर्स भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज अ बॉल, हम सब के घर में मौजूद होगी। तो मैं भी अपने बच्चे की बॉल लेकर आई हूँ, बाय द वे। सो आप लोगों ने क्या करना है, आपने उसको हैंड में लेना है और उसके बाद आपने ऐसे प्रेस करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5। और उसके बाद रोलिंग करेंगे इसको, ठीक है। और इसको ऐसे मूवमेंट्स करेंगे और फिर इसको प्रेस करेंगे। ये बॉल मेरे आपके सबके घर में मौजूद होगी, तो हमने कोशिश करनी है कि इस बॉल को भी हम उस टूल किट के अंदर डाल दें और इस बॉल के साथ भी हम इसको प्रैक्टिस कर सकें। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसको हमने लाजमी तौर पर समझना है, और उसके बाद फिर हमारा सेशन खत्म होगा और फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स में ले सकते हैं। सो हाँ, तो चार्ट के ऊपर मूव कर दीजिए सर। थैंक यू। सो बेसिकली हम इस चार्ट के अंदर देख रहे हैं कि हमें नजर आ रहा है इमोशनल रेगुलेशन चार्ट फॉर रिड्यूसिंग हैंड फ्लैपिंग। और इसके अंदर मुझे तीन चार चीजें नजर आ रही हैं, जैसे कि हमें नजर आ रहे हैं इमोशंस, हाउ इट फील्स एंड व्हाट वी कैन डू इंस्टेड ऑफ हैंड फ्लैपिंग, एंड विजुअल एड। यानी ये वो विजुअल एड है जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी कि आपने कुछ ना कुछ ऐड करना है ताकि उसको पता हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज इफ योर kid is getting excited, तो आप क्या कर सकते हैं कि हम नोटिस करेंगे कि उसे क्या, ये आपको याद होगा कि इनिशियली मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि अगर मेरा बच्चा हैंड फ्लैप कर रहा है, वो किस रीजन से कर रहा है, सेंसरी मेल्टडाउन है, इमोशनल मेल्टडाउन है, बिहेवियर मेल्टडाउन। तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम नोटिस कर रहे हैं कि ही इज गेटिंग एक्साइटेड, तो हम देखेंगे कि उसकी हार्ट बीट तेज हो गई है और वो स्माइल कर रहा है और चेहरे पे एक चमक और शरारत नजर आई होगी आपको। तो उसका आप जब देख रहे हैं ना कि वो हैंड क्लैप कर रहा है, तो आप उसी वक्त उसको क्लैप हैंड्स करा सकते हैं, जंप करा सकते हैं, गिव अ हाई फाइव कर सकते हैं, रब हैंड्स कर सकते हैं। ये वो तरीके कार है जिससे बच्चे की हैंड क्लैपिंग उस वक्त फौरी तौर पर किसी और चीज से रिप्लेस हो जाएगी, राइट। उसके बाद हम देख रहे हैं किड इज हैप्पी, एंड व्हेन ही इज हैप्पी ही गेट समथिंग दैट ही लव्स टू डू इट। तो तब वो खुश हो रहा है। तो फिर हम उस वक्त वो देख रहे हैं कि वो स्माइल कर रहा है, एंड इज फीलिंग गुड, एंड इज लुकिंग एट यू, एंड इज नोटिसिंग ऑल द एनवायरनमेंट, एंड इज इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट एज वेल। तो ऐसे में जो पेरेंट होता है, वो पेरेंट या स्टफ टॉय ऐसा कोई अवेलेबल हो, या बच्चों के अक्सर कुशंस होते हैं, अक्सर बच्चों के ब्लैंकेट्स होते हैं जिनको वो बहुत पसंद करते हैं, तो वी कैन अलाउ देम टू, लाइक यू नो, दे कैन हग दैट स्टफ टॉय और दे कैन हग देयर पेरेंट्स। तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्क्विशी बॉल्स को ऐड कर सकते हैं, फिजिट टॉयज हाथ में दे सकते हैं जिसको वो प्रेस कर सकता है, स्क्वीज कर सकता है और अपनी हैंड क्लैपिंग को रिप्लेस कर पाएगा। जब बच्चा एंशियस हो रहा है, तो हम देखते हैं कि वो बहुत स्ट्रेस है, चेहरे पे बहुत टेंस इमोशंस आपको नजर आ जाएंगे, एक्सप्रेशंस आपको एकदम से नजर आ जाएंगे, और आप देखेंगे बॉडी में भी ना बड़ी टाइटनेस है। जब आप टेंस होते हैं ना, तो आपकी बॉडी बड़ी टाइट सी फील होती है। और आप अपने ऊपर रख के सोचिएगा कि मुझे खुद पर्सनली अपने जाती तौर पर मुझे क्या महसूस हो रहा है। तो जो आपको महसूस हो रहा है, उसी के करीब करीब आपका बच्चा महसूस कर रहा होता है। तो ऐसे में फिर हम उन्हें डीप ब्रीदिंग सिखा सकते हैं। अब बच्चे कैसे डीप ब्रीदिंग करेंगे, बहुत अहम सवाल। तो हम लोग स्ट्रॉ दे सकते हैं, तो स्ट्रॉ दे कैन ब्लो इफ किड इज नॉट ब्लोइंग विद द स्ट्रॉ एज वेल, तो यू कैन सिंपली आस्क देम ब्लो। तो ब्लो पहले फील करना जरूरी है, क्योंकि जब तक बच्चे फील नहीं करते तो ब्लो नहीं करते। तो वी कैन आस्क देम कि ओके कीप योर हैंड हियर एंड ब्लो, तो ही कैन फील। आप लोग खुद सब अपने पास करके देखें, आपको खुद वो ब्लो फील होगा। तो बैक ऑफ द हैंड, फ्रंट ऑफ द हैंड, दोनों पे आप जरा करके देखें 3 टाइम्स, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं हाउ डू यू फील गाइस। जब वो ब्लो करते हैं, तो ग्लो करने से भी उनका टेंशन जो है, उनका स्ट्रेस जो है, तो किसी हद तक कम हो जाता है। अगर वो ग्लो नहीं कर पा रहे हैं, तब भी कम बबल्स ऑफर कर सकते हैं, कि वो दे कैन ब्लो बबल्स, ठीक है। उससे भी आसानी हो जाती है। कुछ बच्चे बलून्स ब्लो करके भी बेहतर महसूस करते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो हम टिश्यू पेपर को सामने रखेंगे और उसको उनके सामने ब्लो करेंगे, एंड उससे भी उसको समझ आ जाएगा कि मुझे ब्लो करना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग हैंड्स को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप टेंशन में होते हैं तो मम्मा क्या करती हैं,
कभी हम भी परेशान होते थे, हमारे घर में भी हमारे बड़े यही करते हैं कि हमारे हाथ पकड़ लेते हैं या हमें अपने पास बिठा लेते हैं। तो हमें जब उनसे वो इमोशनल, हमारा जो कप होता है वो फिल होना शुरू हो जाता है, हमारी इमोशनल नीड फुलफिल होना शुरू हो जाती है। सेम गोज विद द किड्स। वो परेशानी ऐसी परेशानी जैसे आप लोग होते हैं, तो आपने उसी तरीके से उनका हाथ पकड़ लेना है और फिर आपने अपनी आवाज को थोड़ा सा लो कर देना है, तेज आवाज में बात नहीं करनी। नहीं समझ आ रहा, नहीं सुनाई दे रहा, बहुत ज्यादा स्क्रीमिंग है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, तब भी आवाज को थोड़ा धीमा रखना है, हाथ को स्लाइटली पकड़ना है, पूछना कि व्हाट हैपेंड, डू यू वांट समथिंग, यू वांटेड टू गो समवेयर, या यू वांटेड टू हग मामा। यू कैन गिव ऑप्शंस टू देम। सवाल कम, ऑप्शन ज्यादा देने, उससे उन्हें आसानी हो जाएगी अपने टेंशन को रिलीज करने। और बच्चों की टेंशन को समझना बहुत जरूरी है पेरेंट्स, क्योंकि जब वो ये नहीं कर पाते तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप लोग उनकी फर्स्ट लाइन होती है जिनको वो बताते हैं कि हाउ हाउ डू दे फील। इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद देम दे फील वेरी अपसेट अबाउट इट। और फिर उसको उनको इमोशनल इरेगुलेशन के इश्यूज हो जाते हैं और फिर हमें रेगुलेट कराने में फिर बहुत सारे एक पूरा मैकेनिज्म चलाना पड़ता है। उसके बाद फिर बच्चे दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स और फिर वो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं। ठीक है। तो अब जब हम देखते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होकर हैंड क्लैपिंग करते हैं तो उनकी कुछ इसी तरीके से नजर आती है। वो इस तरह से होते हैं, कभी यूं कर रहे 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 होते हैं। ये वाली उनकी हैंड मूवमेंट होती है। आपको उनके चेहरे पे तो टेंशन नजर आएगी, उनके हाथों में भी नजर आ रही है। फ्रस्ट्रेशन है, कोई काम नहीं हो पा रहा, बार बार फेंक रहे हैं, बार बार फेंकेंगे। ये बार बार फेंकना, ये बेसिकली साइड टू साइड हैंड क्लैपिंग है। कोई चीज उठा के फेंक दिया, उठा के फेंक दिया, तो ये जो चीजें हैं साइड टू साइड हैंड क्लैपिंग में काउंट होंगी। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हम उन्हें बोलेंगे ओके कम, लेट्स गो, लेट्स गो विद मामा, लेट्स डू वॉल पुशिंग, let's do wall push-ups, maybe let's pick it up your ball, let's do catch and throw, let's do wheelbarrow, let's sit on the gym ball, and you can hold your gym ball tightly. तो ये वाली एक्टिविटीज को हमने इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है। तो इससे, या हम कलरिंग करा सकते हैं, फ्री हैंड स्क्रिबलिंग करा सकते हैं, फ्री हैंड स्क्रिबलिंग से भी सारा प्रेशर हाथ का निकल जाता है। तो वो भी आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जब बच्चे ओवरवेल्म होते हैं, ओवरवेल्म कब होते हैं, जब बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ जाए या कोई एक इमोशन हैंडल करना ना आ रहा हो, तो तब वो होते हैं जब इन्वायरमेंट में कोई भी चीज की ज्यादती हो जाए, आवाज की, रोशनियों की, चीजों की, तब वो हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें उनको एक कामिंग कॉर्नर बनाना बहुत जरूरी है। कामिंग कॉर्नर आपके घर का कोई भी ऐसा कॉर्नर हो सकता है जिसमें आप एक बीन बैग डाल दें, बीन बैग नहीं, एक छोटा सा गद्दा डाल दें, गद्दा नहीं, एक छोटा सा आप कोई गांव तक की वहां पे डोर रख दें, वहां पे जिम बॉल रख दें, वहां पर उसकी एक पिट बना दें कि जब वो वहां जाए तो वहां पे वो उस चीज से खेल सके। जैसे समटाइम्स शेविंग फॉर्म हो गया, बबल्स हो गए, जो उसके लिए अप्रोचेबल हो। और हमें और मम्मा ने, जो पेरेंट्स होते हैं उनमें स्पेशली मदर्स ने थोड़ा सा ये समझना है कि एरिया मैसी हो सकता है। तो परेशान नहीं होना है वो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो खुद को नुकसान पहुंचाए, तो वो थोड़ा मैसी तरीके से शायद अपना गुस्से को बाहर निकाला, दैट इज फाइन। मगर हमें ये समझाना होगा कि यू वांटेड टू प्ले विद द शेविंग फॉर्म, यू वांटेड टू प्ले विद द पेंट कलर्स, यू कैन प्ले योर कॉर्नर। तो उसको समझ आ जाएगी कि मेरा कामिंग कॉर्नर है, राइट। तो ये आप अपने घर के उस कोने में बना सकते हैं जहां पे आपको पता है कि अगर ये गंदा भी हो गया तो खैर है, कोई मसला नहीं, मैं इसको क्लीन अप कर सकती हूँ बाद में, या वॉश ऑफ हो जाएगा, जो भी, जो आपके लिए आसानी जो बनती है। अच्छा, समटाइम्स बच्चे बहुत थके हुए होते हैं, तो ये तो आपको बहुत आराम से नजर आ जाएगा कि वो बहुत स्लो हुए हुए होते हैं। नींद आ रही थी, थकन हो रही थी, तब भी उनकी हैंड क्लैपिंग होती है, मगर इतनी ज्यादा इंटेंसिटी में तब नहीं होती, थोड़ा कम होती है लेकिन नजर आ रही होती है। तो ऐसे में आप उसको सिंपल ब्लैंकेट देके रेस्ट करा सकते हैं। तो ये हमारे हो गए सारे इमोशनल रेगुलेशन का चार्ट। इमोशनल रेगुलेशन को चार्ट करने का अहम मकसद ये था कि आप लोग पहले इमोशंस को समझ सकें और अल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन गाइस डू विद देम ये अंडरस्टैंड कर सकें। तो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस so you can ask, or we have 10 minutes to address them. तो जिसको क्वेश्चन हो वो हैंड रेस करके अपना माइक ऑफ करके भी पूछ सकता है। और कामरान साहब फिर जिसको इजाजत दें तो फिर उसके साथ साथ फिर हम उनके क्वेश्चंस ले लेंगे। जी बिल्कुल, जिसका भी क्वेश्चन है वो बता सकता है, माइक ऑन कर सकता है और पूछ सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है।
वालेकुम जी अस्सलाम, मुझे सुन सकती हूँ। जी मुझे पूछना था। एक्चुअली मेरी बेटी है 5 इयर्स की है। वो हैंड फ्लैपिंग इस तरह से करती है कि वो अपनी दोनों फिंगर्स को पकड़ के अपने सर के पास, अपनी आंखों के पास ले जाके ना एकदम जोर से यूं करती है। और वो इसका इमोशन होता है जब वो हैप्पी होती है। तो मुझे ये नहीं समझ हम्म। आता। और जब वो ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है, नई नई चीजों को देख रही होती है, भागना शुरू कर देती है और फिर ना यूं अपने बार बार हैंड्स को ऊपर लेके जाती है। अक्सर अच्छा। लोग समझते हैं कि क्या पता ये झटके आ रहे हैं, इसको सीजर्स हैं या क्या है। तो लेकिन ये मुझे ही पता है कि वो सीजर्स नहीं होते, वो उसका एक्साइटमेंट में ऐसे अपने हाथों को यूं करके लेके जाना ऊपर, पूरी बॉडी को यूं एकदम मूव करती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कंट्रोल करने की, कि कहती हूँ कि मतलब अच्छा हैप्पी हो रही हैं आप तो क्लैप करें या क्या करें, लेकिन वो उस चीज पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो मुझे आप और कोई ऑप्शन बताएं कि इसको किस तरह से कंट्रोल करना है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, जब आप उसे कहती है क्लैप करें तो उसको समझ आता है क्लैप का मतलब क्या है? क्लैप नहीं समझ नहीं पाती है? नहीं, उसको नहीं पता कि क्लैपिंग क्या होती है, और वो वर्बल ठीक है। भी नहीं है, बोलती नहीं है, बात नहीं करती। ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। व्हाट यू गोना डू इज कि लेट्स सपोज, आपको पता है कि अब आप कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कराने वाली हैं। पहले जी। हम इसको इंटेंशनली प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप कोई नया टॉय लाएंगे, आप उसको देने वाली है ना, जैसे, तो आप उसको हम्म। पहले बताएंगे कि आई हैव अ न्यू बॉल फॉर यू, यू वांटेड टू प्ले विद दैट, एंड 5 4 3 2 1 एंड देयर यू गो। अब आपने जैसे दिखाई ना उसको, तो उसने हम्म। एक्साइटमेंट शो करते हाथ ऊपर जी। करना है। अब आपको पता है कि वो हाथ ऊपर करेंगे, आप फौरन हम्म। उसके पीछे जाएंगी और उसके हाथों को ऐसे ऐसे क्लैप करा देंगी। या आप उस यहाँ पे ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हाथ है, तो आपने फिजिकली उसको क्लैप करना सिखा दिया कि ओके आई अंडरस्टैंड यू आर वेरी हैप्पी, व्हेन यू आर वेरी हैप्पी यू कैन क्लैप योर हैंड्स। गेटिंग माय पॉइंट? जी जी जी। अच्छा, दिस जैसे इज ही वो ऊपर दिस इज लेके द वे। जाती है, तो मैं उसको हाँ, नीचे क्लैप आप करवा मत दूं नहीं, फटाफट उसके आपको हाथ पकड़ के। फौरन से पता होगा, जी 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 आपको बिल्कुल। फौरन से पता होगा कि अब हाथ ऊपर जाने वाला है। अब आप इसको पहले कैसे प्रैक्टिस करेंगी? इंटेंशनली आपने प्रैक्टिस करना है घर में किसी भी 5 से 10 आइटम्स के साथ, ताकि जी। पहले वो आपके साथ प्रैक्टिस कर ले, ताकि जब वो मार्केट में कहीं पे भी होगी ना, तो या हम्म। कहीं बाई और सराउंडिंग में और कुछ नई चीजों को देखेगी, और जैसे वो करने लगेगी तो आप उसको जब सॉफ्ट माइंड देंगी ना, ओके आई नो यू आर हैप्पी, व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर हैप्पी, क्लैप, लुक ममा इज आल्सो क्लैपिंग एंड माय बेबी इज आल्सो क्लैपिंग, वी आर व्हेन वी आर हैप्पी वी आर डूइंग क्लैप। गेटिंग माय पॉइंट? पहले प्रैक्टिस, जी। बाद में इम्प्लीमेंटेशन हम एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आई ओके, होप आई थैंक यू सो आंसर योर मच। क्वेश्चन। यस यस, नो थैंक यू प्रॉब्लम। सो मच। ओके, एक क्वेश्चन नेक्स्ट चैट में क्वेश्चन है। अगर बच्चा बताइएगा। फ्लैपिंग हैंड की जगह शाउटिंग करे एक्साइटमेंट में, तो क्या हम तब भी यही सब चीजें अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, जब बच्चे शाउटिंग करते हैं ना, तो वो एक्साइटमेंट में करते हैं। तो हमें जब हम वो एक्साइटमेंट में करते हैं ना, हम उनके हैंड्स को ऐसे, मैं अक्सर ये करती हूँ कि मैं उनका होल्ड कर लेती हूँ, एंड मैं कहती हूँ ओह आई कैन अंडरस्टैंड यू वांटेड टू प्ले विद मी एंड यू आर वेरी एक्साइटेड टू सी आंटी फातिमा, सो लेट्स टेक अ टर्न। तो मैं उस बच्चे को वहीं पे से घुमा देती हूँ। समटाइम्स समटाइम्स मेरे पास अगर ट्रैम्पोलिन, तो वहां जंप करा देती हूँ। अब अगर पेरेंट्स के पास जंप कराने की ट्रैम्पोलिन नहीं है, तो नॉर्मली सिंपली उसको कहते हैं ओ लेट्स जंप टुगेदर, और वी कैन डू हाई टेन, वी कैन डू हाई फाइव। उसका वो जो शाउटिंग होता है ना, पहले आपने उसको रिप्लेस किया पहली फुर्सत में। दूसरी चीज, आपने उसके बारे में बात की, ओ आई अंडरस्टैंड यू आर वेरी एक्साइटेड बट वी आर नॉट शाउटिंग, लेट्स स्पीक स्लो, लेट्स स्पीक स्लो, आई एम लिसनिंग। आपने ऐसे बताना है, आपने भी अपनी आवाज को थोड़ा कम रखना है, और कम रख के उसको बताना है ओके वी आर स्पीकिंग वेरी स्लो, आई कैन लिसन यू, आई नो यू आर हैप्पी, for that you can clap your hands, you can maybe blow, you can maybe jump, you can like rub your hands, whatever you want, but you have to speak slow. My ears are hurting. ये दो चार चीजें आप साथ इंट्रोड्यूस करा देंगे तो वो, उससे भी उसको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट। ओके, इफ अ चाइल्ड continuously pinching shows pinching behavior and then relax, तो ये क्वेश्चन आप समझ गई होंगी कि मैं तो नहीं समझा खैर। मैं समझ गई हूँ, बेसिकली जिस भी पेरेंट का ये क्वेश्चन है, तो पहली तो बात मैडम ये समझने की जरूरत है कि बच्चा अगर पिंच कर रहा है, तो ये समझने की जरूरत है कि एंटीसीडेंट क्या है, वो क्यों पिंच कर रहा है, उसको कुछ चाहिए, आपने वहां से एनवायरमेंट से कुछ रिमूव किया है, या ऐसा क्या हुआ है कि वो पिंच कर रहा है। और जब वो पिंच कर रहा है, तो पिंच करने के बाद रिलैक्स हो रहा है, तो मतलब शायद वो अटेंशन चाह रहा है, राइट? तो अगर वो, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर ऐसे ही है तो, अगर ये पेरेंट अपने वॉइस ओपन करके मुझसे बात कर सकें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि मुझे साथ साथ आंसर्स मिल सके। ये कौन था? रिमशा अनिका समथिंग। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मेरा सवाल ये वालेकुम है कि अस्सलाम। बच्चा पिंच कर रहा है, देन जब वो उस टाइम तक पिंच कर रहा है जब तक वो रिलैक्स ना हो जाए, यानी कि वो नोच ना ले, उसके नेल्स कट नहीं है अगर,
देन वो कंटिन्यूअसली पिंच कर रहा है कर रहा है कर रहा है, हम उसे रिलैक्स कर रहे हैं, मीन्स के समटाइम्स ऐसा होता है कि वो उसका बिहेवियर ये शो कर रहा होता है कि उसे भूख लग रही है, उसे कुछ चाहिए, फिर वो रिलैक्स हो जाता है, फिर हम्म। आफ्टर 10 मिनट्स 20 मिनट्स देन वही बिहेवियर वो शो करता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, पहले तो मुझे बताएं कि आपने जिक्र किया कि उसको पता चल जाता है कि आपको पता लग जाता है कि उसे भूख लग रही है, उसे कुछ चाहिए, तो जब आप वो हम्म। चीज प्रोवाइड कर देती है उसके बाद वो सही हो जाता है। ठीक है। जी। तो यहाँ पे जो एक चीज जो आपने इंडिकेट की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेट की कि वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, और उसने जी। कम्युनिकेशन का जो मीडियम सेलेक्ट किया है ना, वो उसने सेलेक्ट किया पेंशन। और उसने हम्म। ये सेलेक्ट किया है कि जब भी मैं पिंच करूंगा, जो सामने वाला जो भी पर्सन होगा उसको, वो मेरी बात को सुनेगा और समझेगा। जी। तो अपनी जी। चीजों को समझाने के लिए उसने पिंचिंग को सेलेक्ट किया है। तो इन्हीं चीजों के लिए हमने डिस्कस किया था कि हम लोग बच्चों को विजुअल शेड्यूल्स दिखाएंगे, हम पैक्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। और अगर बच्चे, लेट्स सपोज यार, यहाँ पे एक और चीज भी कर सकते हैं कि पैक्स तक जाने में थोड़ा सा ट्रेनिंग रिक्वायर होती है। लेट्स सपोज यार, आई हैव माई मोबाइल, ठीक है। तो लेट्स सपोज यार, मेरे ये हम इसको तस्वुर कर लेते हैं कि ये उसका जो है बेसिकली फूड है, और उसको फूड चाहिए। अब उसने आके मुझे ऐसे पिंच किया, जैसे वो पिंच करेगा, तो पहले तो मैंने मम्मा ने ब्लॉक कर दिया, पिंच नहीं करना। उसके बाद हम उसको ये हाथ ऐसे बनवाएंगे और पॉइंट, व्हाट डू यू वांट, हम तस्वुर कर रहे हैं, ठीक है। यू वांट फूड, पॉइंट, ताकि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंटिंग हो जाए पिंचिंग की जगह। तो जितनी दफा वो पिंच कर रहा होगा, पहली चीज आपने ब्लॉक कर दी है, दूसरी चीज क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तभी वो पिंचिंग कर रहा है, तो आपने फौरन पॉइंटिंग इंट्रोड्यूस करानी है। और पॉइंटिंग इंट्रोड्यूस कराते हुए भी एक और काम करना है कि वो जो भी चीज चाहिए उसको, लेट्स सपोज ही वांट्स यू, यू वांट मामा, तो आपने कहना है उसके हाथ को ऐसे ले जाके, मामा, यू वांटेड टू प्ले विद अ बॉल, बॉल। तो जैसे यू वांटेड टू प्ले विद द बॉल, तो पॉइंट के साथ साथ आप वर्बल वन वर्ड इंस्ट्रक्शन भी देंगे, बॉल, लेबल भी करेंगे, वन वर्ड से ज्यादा लेबलिंग नहीं करेंगे, ताकि वो लर्न करना सीखे। यू वांटेड फूड, फूड, तो बार बार ये वाली बात भी बोलने की जरूरत नहीं है कि यू वांटेड फूड। तो जब हम करेंगे पिंचिंग बहुत ज्यादा, ब्लॉक, सेकेंडली पॉइंटिंग, थर्डली नेम द थिंग और लेबल द थिंग वट एवर ही वॉन्ट्स, तो इससे उसको मदद मिलेगी। ये कम्युनिकेशन गैप ना होने की वजह से इसकी स्पीच थेरेपी आप लाजमी तौर पे स्टार्ट कराएं। अगर चल रही है तो उसके स्पीच थेरेपिस्ट से बात करें कि उसकी कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन को आपको मजीद डिफाइन करें कि वो और किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टिंग में स्टूडेंट के लिए टूल किट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, क्योंकि उनकी रूटीन चेंज होने की वजह से उनकी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो रही होती है। स्टार्टिंग से क्या मुराद है, कोई स्कूल आप स्टार्ट की बात कर रहे हैं या किस चीज की बात कर रहे हैं, जरा मुझे प्लीज क्लियर कीजिएगा। ये कौन है? इनफिनिक्स X6833B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब तक वो अगर इसको डिफाइन कर हाँ। सके मजीद। मेरे बच्चे की हैंड फ्लैपिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, जस्ट शावर लेने के टाइम पे ही डज दैट, वो भी वंस और ट्वाइस व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन, एंड ही ट्राइज टू क्लोज हिज आईज व्हेन ही डजंट वांट टू मीट एनीवन। इट्स अ न्यू बिहेवियर ही रिसेंटली डेवलप्ड। देखिए, मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी, अगर आप लोग को याद होगा, अगर कोई चीज उसके फंक्शनल बिहेवियर को स्टॉप नहीं कर रही है, तो हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे। पानी क्या है, पानी में हम भी तो खुद को रिलैक्स फील करते हैं, वो उसको एंजॉय कर रहा है। इंजॉयमेंट को आपने स्टॉप नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज लिमिट से बढ़ जाती है और किसी चीज का स्केप होता है, हम तब रुकते हैं। मेरे ख्याल से तो अगर वो शावर में कर रहा है और वो अनटिल अनलेस आपकी इंस्ट्रक्शन ले सकता है, या अगर वो ज्यादा इंटरप्टेड नहीं है, तो ही कैन, और एक या दो दफा ही तो कर रहा है, इतना तो वो कर सकता है, इतनी तो इजाजत है उसको। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ही मना करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल तो ये यहाँ पर। ओके, 8.5 years old kid, mild autistic, touches his private parts very often, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उसको, बेसिकली वो ग्रोइंग एरियाज के अंदर प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट सीख कर रहा है, तो ऐसे में आप विल्बार्जर प्रोटोकॉल, पूरा विल्बार्जर प्रोटोकॉल जिसके अंदर अप्रोक्सीमेशन, कंप्रेशन, डीप प्रेशर इंक्लूडेड है, उसको आप एक तो इंट्रोड्यूस कराएंगे। दूसरा, आप जिम बॉल एक्सरसाइजेज उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे वी आर पेरेंट, जहाँ, सॉरी, वी आर योर थेरेपिस्ट, आप थेरेपिस्ट रिक्वेस्ट करेंगे कि उससे वेट बेरिंग वाली एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड कराएं, और डीप सीकिंग प्रेशर वाली एक्सरसाइजेस भी उसे कराएं, जिसकी वजह से ये ग्रोइंग प्रेशर जो है बेसिकली थोड़ा सा कम हो जाएगा।
सीकिंग बिहेवियर, क्योंकि जब बच्चा अभी वो 8.5 का है, जैसे जैसे बड़ा होगा ये चीज बढ़ती जाएगी। अगर अभी ही इस पे काम स्टार्ट कर देंगे तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। और ये हम स्क्वेटिंग पोजीशंस भी हम कर सकते हैं, हम व्हील बैरो पोजीशंस भी हम कर सकते हैं। हम बच्चे को चादर में रैप करके ऊपर से जिम बॉल से प्रेशर भी दे सकते हैं। जनरली फॉर अभी के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ये चीजें आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बट आफ्टरवर्ड्स आपने जो है जिम बॉल को इंट्रोड्यूस, वो सॉरी, अपने थेरेपिस्ट से लाजमी इस बारे में बात करें ताकि वो आपको और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के बारे में गाइड कर दे। ओके जी। नेक्स्ट। अगर इन्फिनिक्स ने लिखा तो था जी, तो अगर वो वर्बली बता सकती हैं, अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकती हैं, मजीद स्टार्टिंग वाला वो जो था टूल किट वाला ड्यूरेशन वाला, वो जिसने भी पूछा था, अगर वो अस्सलाम पूछना चाहे। वालेकुम। ओके, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस फातिमा, ये मैं पता करना चाह रही थी प्राइवेट पार्ट टच करने के हवाले से जो भी मैंने पूछा था। तो आप काइंडली इसको थोड़ा सा डिटेल में बता सकती हैं कि जो मेरे लिए करने में आसानी हो। आपने बताया कि प्रेशर देने, मगर किस तरह और किन पार्ट्स पर, ये प्लीज अगर आप एलैबोरेट कर दें तो। जब हम बच्चे को, आपने नोटिस किया होगा, एक बच्चा एक मौलूद जब उसकी पैदाइश होती है तो उसको हमारे यहाँ चादरों में लपेटा जाता है और उसको बिल्कुल टाइटली पैक करते हैं। तो हम इसी तरह से विल्बार्सी प्रोटोकॉल टेक्निक के अंदर बच्चे को बिल्कुल इस शीट के अंदर रैप कर देते हैं। रैप करने के बाद उसके हाथ अंदर होते हैं, सिर्फ उसकी नेक बाहर होती है। फिर उसके पेल्विक रीजन यानी उसके हिप्स वाले रीजन से लेके उसकी लेग्स तक हम प्रेशर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसको फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड से आप प्रेशर अप्लाई करते हैं। आप कम से कम 20 काउंट्स तक बॉल को, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट दीजिएगा मुझे, जैसे समझ लीजिए, आई डोंट नो, एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा सेटिंग कर लूं और समझें कि ये, लेट्स सपोज कि हम यहाँ से मिसाल में लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये ग्रोइंग पार्ट वाला एरिया है, जहाँ पे हमारे पेल्विक बोन, जहाँ से हमारी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे फ्रंट साइड से मैंने ऐसे बॉल रखी, जिम बॉल, और ये मैं ऐसे प्रेशर अप्लाई कर लिया। ठीक है, ये मैं प्रेशर अप्लाई कर ली। इसके अलावा फ्रंट पार्ट से भी, ठीक है, तो इसको 20 टाइम्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, रोलिंग। और कम से कम दिन में 4 दफा इसको ट्राई करें। और सिर्फ बाउंसिंग भी आप कर सकते हैं, फ्रंट बैक बोथ। टमी पे नहीं करना है, सिर्फ पैल्विक रीजन से लेके लेग्स पे आप ये करना है। ठीक है, और आप 4 दफा आप इसको कर सकती हैं, 20 काउंट्स तक, सॉरी 20 मिनट्स तक आप इसको प्रैक्टिस कर सकती हैं। उससे बच्चे को काफी बेहतर लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसके थेरेपिस्ट से एक दफा जरूर मिल लें कि वो रूट कॉज को देख ले, और उसको ज्यादा बेहतर पता होगा कि बच्चा ये चीजें और क्यों कर रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं कि वो आपके बच्चे के साथ सूट करे, बट इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं। इसको ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है। शुक्रिया। ओके, देयर इज नो फर्दर क्वेश्चन अभी तक, तो कोई नहीं। अगर कोई पूछना चाहे, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा फातिमा, अगर आप चैट में अपना नंबर शेयर करना चाहें, जो भी, या सेंटर का नंबर, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड कि वो कंसल्ट करना चाहे, तो सेंटर का नंबर या आपका कोई भी कांटेक्ट नंबर हो इनके पास, मे बी। हाँ, मैं आप लोग के साथ अपने सेंटर का नंबर शेयर कर देती हूँ। उससे एक मिनट दे दीजिएगा, मैं खुद भी जरा, थोड़ी और सी याददाश्त मेरी भी कमजोर है, सेंटर का नंबर ठीक याद है। नहीं है। तो इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू वेरी मच जी आप सबका कि आपने इस सेशन को ज्वाइन किया, ख़ास तौर पर फातिमा बतूल आपका कि आप हमेशा जब भी हम कहते हैं आप टाइम निकालती हैं। और नेक्स्ट हम टाइम निकालना चाहेंगे वही पिकी ईटर्स वाले टॉपिक का, जो कि रनर्स अप था, उसको भी हम करेंगे। जब आपके पास टाइम हो आप बताइएगा, फिर हम ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन फ्लोट कर देंगे। एक मिनट, मैं जरा नंबर टाइप कर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कि आपने इसको किया। मैं अपना पर्सनल नंबर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, उस पर आप कांटेक्ट करके भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। 02220568। एंड बाकी कामन साहब, मैं आपके साथ अपने सेंटर का नंबर शेयर कर दूंगी, आप उसको जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मुझे इस वक्त याददाश्त थोड़ी कमजोर है। ठीक है, नो इश्यूज। ओके जी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और आप सबसे इंशाल्लाह पिकी ईटर्स वाले पे, या कोई भी नेक्स्ट हमारा जो सेशन जैसे भी होगा,
वो हम अनाउंसमेंट करते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप आप मेंबर हैं सारे। इसके अलावा आपको कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर हमारा है जिस पे आपने इस सेशन की रजिस्ट्रेशन कराई थी, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। मैं उस पे आप किसी को भी सेंटर का नंबर भी चाहिए होगा तो मैं उस पर भी आपको दे सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जी फातिमा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में मुलाकात होती है। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।